हेलो एवरीवन, अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जेजू आइलैंड की रेड को ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद तो आज यहाँ पर जो लोग जेजू आइलैंड की रेड में मारे गए थे उन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आए हुए होते हैं। जिन्हू भी आया हुआ होता है और सभी लोग जिन्हू की ही फ़ोटो खींच रहे होते हैं। जिन्हू अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, हर जगह जिन्हू की ही बातें चल रही थी। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जिन्हू ने बहुत ही बेहतर किया। मैं तो उसकी स्किल्स देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आखिरकार कोई इतने सारे बीस्ट को कैसे समन कर सकता है। हम लोग पिछले 10 साल से एंड से फाइट कर रहे थे पर हम जीत नहीं पाए, और जिन्हू ने देखो किस तरीके से आया और उन सबको ख़त्म कर दिया। यह तो काफ़ी बेहतर है। और भी काफ़ी सारे लोग इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने जब जिन्हू एस रैंक का हंटर बना था उसके बाद से ही उसको पहली बार फाइट करते देखा है कि जिन्हू की स्किल्स क्या है, वो किस तरीके से लड़ता है। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उसके फ़ैन बन गए हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या इसको एक नेशनल लेवल का हंटर मान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी फ़ाइट स्किल्स से, जिस तरीके से ये उतने पावरफुल मास्टर से लड़ा, वो तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। और भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पे बात चल रही होती है, जिन्हू के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जिन्हू की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोग जिन्हू की बुराई भी कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसको क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे। लोग बातें कर रहे थे कि क्या होता अगर जिन्हू रेड में काफ़ी टाइम पहले पहुंच गया होता, या शायद वो शुरुआत से ही रेड में रहता, तो शायद हम लोग काफ़ी अच्छे लोगों को बचा सकते थे। गोटू रियोजी, मिन ब्यूंग, इन सब लोगों को नहीं मरना पड़ता। आखिरकार जिन्हू ने रेड को बीच में से ही क्यों ज्वाइन किया? अगर वो शुरुआत से ही रेड में होता शायद इन सारे लोगों को मरना नहीं पड़ता। और लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे होते, काफ़ी सारे लोग जिन्हू को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जिन्हू के अगेंस्ट में भी थे। लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को गंवाया था। और जब जिन्हू ब्यूंग की लाश को श्रद्धांजलि दे के वापस आ रहा था, तभी रास्ते में मिस्टर बेंग जिन्हू से कहते हैं कि जिन्हू, मुझे लगा था कभी एक सिंगल हीरो फाइट को ख़त्म नहीं कर सकता, पर अभी मैंने जो देखा उसे देखकर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है। थैंक यू। तभी हमें मिस चाहिंग दिखाई देती है। जिन्हू ने उनकी जान बचा ली होती है। तभी जिन्हू और मिस चाहिंग की नज़र टकराती है और तभी मिस चाहिंग जिन्हू को देख के शर्माने लगती है। जिन्हू बोलता है, अब इनको क्या हुआ? तो वो भी बेचारा बहुत कंफ्यूज होता है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो 5वीं जेजू आइलैंड की रेड में टोटल 4800 हंटर ने पार्टिसिपेट किया था, और उन हंटर्स में से 727 ऐसे हंटर्स थे जो री अवेकन थे, और उनमें से 64 अवेकन हंटर थे और 32 सिविलियंस मारे गए। हालांकि लोग तो इसमें भी काफ़ी सारे मारे गए, लेकिन जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए थे जेजू आइलैंड की रेड में, जो पहली 4 रेड्स किए थे उनके कंपैरिजन में इस बार जो 5th रेड थी, इसमें काफ़ी कम लोग मारे गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गो और जिन्हू आपस में बात कर रहे होते हैं। वह बैठे हुए होते हैं। मिस्टर गो जिन्हू से बोलता है, तो तुम्हारी प्लानिंग क्या है? तुम अपना खुद का किल खोलोगे? वैसे मैं तुमको बताऊंगा कि एक सर्टिफाइड एस रैंक हंटर को गिल्ड लाइसेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तुम एसोसिएशन को अगर सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। जिन्हू उनसे बोलता है कि ठीक है। जिन्हू अपने मन में सोच रहा था कि एस रैंक के हंटर होना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मास्टर गो जिन्हू से बोलते हैं कि क्या वैसे तुम जेजू आइलैंड के चारों तरफ कोई बैरियर कास्ट कर सकते हो? इस पे जिन्हू बोलता है, बैरियर? पर क्यों? मिस्टर गो उसको बताते हैं कि जब हमने सोल्जर्स एंड हंटर्स को वहाँ पर डंजन को क्लियर करने भेजा था, तो उनको वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स और काफ़ी सारी जो कीमती चीज़ें थी उनको इकट्ठा कर लिया। जब वह सब कुछ कर रहे थे उसी दौरान वो लोग बेहोश हो गए। और ऐसा ही नहीं था कि वह कमज़ोर हंटर थे, वहाँ पर ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स भी थे।
मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब मुझे एग्जैक्टली उन लोगों ने कुछ तो नहीं बताया। वह लोग बता रहे थे कि उन लोगों को एक्चुअल में कुछ भी याद नहीं है। वो लोग यह बता रहे थे कि हर वह चीज़ भूल गए हैं जो भी उन्होंने रेड के दौरान देखी उनके साथ। और जब वह दोबारा होश में आए तो वो उससे पहले की हर एक चीज़ भूल चुके थे। उनको बस उसके बाद का याद था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्यों ना हम वहाँ के चारों तरफ एक बैरियर लगा दें, ताकि हम लोगों को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। जिस पे जिनू बताता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर गो कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरे को ऐसा ही लगा था। जिनू बोलते हुए, वैसे क्या हंटर ने आपको कुछ और बताया? मिस्टर गो बोलते हुए, नहीं, जैसा कि मैंने तुमको बता दिया था कि वो लोग बेहोश हो गए थे, उससे पहले का उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है। तो उन लोगों ने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। जिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि एंड्स ने अपने पीछे कुछ ट्रैप्स छोड़ दिए होंगे, आखिरकार वो क्या चीज़ होगी। मास्टर गो और जिनू जब बातें कर रहे होते हैं, तभी एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो मिस्टर गो के पास आता है। उनको बताता है कि आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए आया है। जिस पर मिस्टर गो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ। और जिनू से बोलते हैं कि मेरा एक गेस्ट टाइम से पहले ही आ गया है, तो मुझे चलना चाहिए। और मिस्टर को जिनू से बोलते हैं कि थैंक्स आपका टाइम देने के लिए जिनू। जिस पे जिनू कहता है कि अरे नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मिस्टर गो को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद जिनू जब अपनी कार के पास जा रहा था, तभी उसके पास एक आदमी आता है। तो जिनू से कहता है कि मिस्टर सांग जिनवू, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मुझको आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जिनवू। मेरा नाम एडम वाइट है और मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स से आया हूँ। वहाँ पर मैं एक सीनियर ऑफिशियल हूँ। वो अपने मन में सोचता है कि और कहता है, क्या द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स, इनको क्या काम है मेरे से। तो यहाँ पर जो एडम होता है वो जिनू से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे को नंबर पर कॉल कर देना। एडम जिनू से बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं तुम्हारे सामने एकदम से इस टाइप से आ गया, लेकिन यार तुमको ट्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हारे ऑफिस में भी गया था, बट तुम तो वहाँ पर रुके ही नहीं। तुम्हें ट्रैक कर पाना तो बहुत मुश्किल है भाई। तो मुझको तुम यहाँ पर मिले तो मैंने तुमको यहाँ पर रोक लिया। इसलिए जिनू अपने मन में सोच रहा था कि ये मेरे ऑफिस में क्या करने गया था, तो कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसके बारे में योंग बात कर रहा था। फिर जिनू उससे पूछता है कि वैसे तुमको मेरे से क्या काम है। एडम जिनू को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जिनू कहता है, इन्फॉर्मेशन? किस टाइप की इन्फॉर्मेशन? जिस पर एडम जिनू को बताता है कि मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद ही इस कंट्री या शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। जिस पे जिनू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इस टाइप का इन्फॉर्मेशन मेरे को ही देना क्यों चाहते हो। एडम उसको बताता है कि क्योंकि हमको आपके जैसे स्पेशल इंसानों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे हमारे जो डिप्यूटी डायरेक्टर है, एक्चुअल में वह आपसे मिलना चाहते हैं। आपने जीजू आइलैंड के ऊपर जो कारनामा करके दिखाया है, उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर जिनवू, मैं जानता हूँ कि आपके लिए इस टाइप से यह सब कुछ हो पाना एक तरह से अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन बाकी जो कुछ भी है, हमारे जो डिप्यूटी डायरेक्टर है वो आपको सब कुछ समझा देंगे। तो क्या आप चलेंगे? आप मेरे साथ चलेंगे? वैसे मेरी कार बगल में ही खड़ी है। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। जिन्हें भी थोड़ा सोचने लगता है कि यार इन्फॉर्मेशन, लेकिन जिन्हों उसको मना कर देता है और उससे कहता है कि
मुझको तो इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे पता ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ भला। तभी एडम जिनू से कहते हैं कि अरे यार, ये मेरे से क्या मिस्टेक हो गई, मैं भूल कैसे गया। ऐसे लोगों से बातें छुपाई नहीं जा सकती। एडम जिनू को बताते हैं कि मैं अपग्रेडर की बात कर रहा हूँ। अपग्रेडर जो कि लोगों को और लोगों के एबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि अवेक हुए हो। यह बातें सुनने के बाद जिनू भी मान जाता है और उसके साथ डिप्टी मैनेजर से मिलने के लिए चला जाता है। ये लोग एसोसिएशन में पहुंच जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जिनू को बोलता है कि स्वागत है आपका। उसे कहता है कि आपसे मिलके मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा नाम माइकल कॉर्नर है। मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ एड्स का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। एडम जिनू को बताता है कि मैं आपका यहाँ पर इंटरप्रिटेटर हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से बोल दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। माइकल जिनू से बोलता है कि मिस्टर जिनू, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। इस इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, ये हमारे पास कहीं से भी आए। आपको लगभग 1 या 2 साल लगते हैं इसको प्रोसीड होने में, लेकिन हम आपके लिए एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे। सिर्फ 1 सेकंड, मैं सिर्फ एक वर्ड कहूँगा और आप अमेरिकन के सिटीज़न बन जाएंगे सिर्फ 1 सेकंड में। एंड वो अपने मन में सोच रहा था कि या ये क्या बकवास कर रहा है। मिस्टर एडम ने मेरे को बताया था कि वो मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। मैं इससे तो आया ही नहीं था। यहाँ पे क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं मुझे। मुझसे करवाना चाहते हैं। अपग्रेडर पता नहीं क्या कर रहा था। अब यहाँ पर क्या बात करने लग गया। उसके बाद जिन वो डायरेक्टली पॉइंट पे आता है और बोलता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? किसी हंटर के एबिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा सकता है? माइकल जिनू को बताता है कि हाँ, और एक्चुअल में जो इंसान ये सब कुछ करता है वो इस टाइम पे यहाँ ही है। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर मिस सेलर को बुला देता है। जिनू उनको देखकर अपने मन में सोच रहा था कि ये कम्प्लीटली एक अलग इंसान है बाकी अमेरिकन इंसानों से। डिप्टी मैनेजर मिस सेलर से कहता है कि प्लीज़ आप सांग को अपनी जो भी पावर्स है जो आप कर सकती है उनको एक्सप्लेन कीजिए। जिसके बाद वह कहती है कि बिल्कुल, चलिए मैं उनको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले वो जिन्नू की तरफ देखते हुए उसको कहती है कि जिस तरीके से तुम मेरी पावर एबिलिटीज़ को मेरे को देखकर शॉक में हो। हर कोई जिससे भी मैं मिलती हूँ पहली बार में उसको डाउट तो होता ही है। वो ऐसा ही देखता है मेरे को। एक बार अगर तुम मेरी पावर को चख लोगे, तुमको स्वाद मिल जाएगा ना, तब तुम मेरी पावर की भीख मांगोगे। जिसके बाद वो जिन्नू के करीब आती है और उससे बोलती है कि जैसा कि तुमको मालूम ही होगा, जो भी अवेकन होते हैं उसकी स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है और वो अपनी ही उस स्ट्रेंथ की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। उस अवेकन इंसान की जो रेक होती है वो हरदम सेम होती है। वह एक दूसरा ऑप्शन है कि वो दोबारा रीअवेकन हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। जिन्नू उनसे कहता है कि लेकिन आप उसको चेंज कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मेरे पास पावर्स है कि मैं उनकी और भी ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, ताकि जो उनकी पोटेंशियल है वो उससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। तो इस प्रोसेस में टोटल 3 स्टेज होती है, जिसके बाद वो अपनी लिमिटेशन से आगे जा सकती है। अब मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे को इस पावर्स को क्या कहना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं जो भी रीअवेकन हंटर होते हैं उसकी परफॉर्मेंस से, पावर से उसको बढ़ा देती हूँ। आम शब्दों में कहा जाए तो मैं उसको जो ट्रू पोटेंशियल है उसको दिखाती हूँ। मिस्टर माइकल जो होते हैं वो जिन्हों से कहते हैं कि ये जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ सच है। हालांकि जो मिल सेलर है, जब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है
उनको एक लंबा रेस्ट लेना पड़ता है, उनको काफ़ी समय तक रेस्ट करना पड़ता है और इसलिए हर साल सिर्फ 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 रीअवेकन हो जा सकती है। जिन्वू वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मैं उन 3 या 4 लोगों में से हूँ जिनको उनकी ट्रीटमेंट मिलती है? क्या यह वैसा ही है जो वो बोल रही है? अगर ये सब कुछ सच बोल रही है तो इनकी जो एबिलिटीज़ है वो तो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इसके बाद जिन्वू उनसे पूछता है कि वैसे ये जो प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एग्जैक्टली बता सकती है, जिस पर वो उसको बताती है कि हर इंसान में अलग अलग पावर्स होती है, लेकिन हाँ, इन 3 स्टेज से गुजरने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो लगभग सबका सेम होता है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 20 to 30% बढ़ जाती है। ये बात सुनने के बाद जिन्नू कहता है कि क्या 20 to 30%? ये तो काफ़ी ज़्यादा है। जिन्नू अपने मन में सोच रहा था कि ओ, तो अब मैं समझा आखिरकार वांग डांग सू ने यह डिसाइड क्यों किया कि वो अपने होम स्टेट को छोड़कर अमेरिका जाएगा। ज़रूर उसने भी ये सभी किया होगा। हालांकि उसको पब्लिक से काफ़ी ज़्यादा हेट मिली, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गया। आखिरकार कोई भी इस टाइप के ऑफ़र को जिसमें उसकी पावर इंक्रीज़ हो जाए, कौन डिनाई करेगा। बहुत ही कम चांस से हर हंटर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा, जिस पर जिन्नू हर डिप्टी मैनेजर माइकल से बोलता है कि अगर किसी को इनकी पावर्स के बारे में पता चल जाए, फिर जिस पर वो उसको बताते हैं कि ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम चांस है, क्योंकि इनकी हम लोग देखभाल करते हैं, हम इनकी पूरी तरीके से सेफ रखते हैं, इनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ ही में इनकी काफ़ी अच्छी सैलरी भी दी जाती है और इसी वजह से ये हमारे लिए काम करती है। तो इनको कोई ख़तरा नहीं है और इनको कोई भी दिक्कत भी नहीं है। इसके बाद वो सांग जिन्नू से बोलती है कि हम चाहेंगे कि हाँ, आपको ये गिफ्ट दे मिस्टर सांग जिन्वू, आप हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जिन्वू कहता है हाँ, गिफ्ट। जिस पे जिन्वू पूछता है कि इसका मतलब क्या आप मुझे ऑफ़र देना चाहती है? डिप्टी मैनेजर माइकल जिन्वू से बोलता है कि एक बार अगर आप हंटर ऑफ फेडरल ब्यूरो के मेंबर बन जाए तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे टॉप मोस्ट होगी और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। साथ ही में हम आपकी सबसे जो बेहतरीन गिल्ड है उसके साथ एक मीटिंग भी अरेंज करवाएंगे और हम आपकी मदद भी करेंगे एक बेस्ट गिल्ड बनाने में, एक बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने में। तो आपको काफ़ी अच्छा ऑफ़र दिया जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए। आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। आज आप सिर्फ यहाँ पर सोच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी हमको डिसाइड करके बता सकते हैं। मिस सेलर जिन्हों से कहती है कि जैसा कि हमको तुमसे कहा था कि यह सिर्फ एक गिफ्ट है। जिसके बाद माइकल जिन्हों से कहते हैं कि हाँ, मिसेस सेलर सिर्फ आपको परमिशन चाहती है। अगर आप परमिशन दे देंगे तो आपको आपकी लिमिट के आगे बूस्ट कर सकती है। जिस पे जिन्नू कहता है कि अच्छा, तो बदले में मेरे को कुछ देना नहीं पड़ेगा? वो कहता है कि बिल्कुल नहीं सर, आपको इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस की तरह समझ सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं देना, जस्ट आपको ट्राई करना है एक बार। जिन्नू अपने मन में सोचता है और कहता है कि हम जैसे कि इन्होंने कहा था कि अगर एक बार अगर मैंने इनकी पावर को देख लिया तो मैं उसका टेस्ट मिल जाए तो मैं उसकी भीख मांगूंगा कि मेरे को और भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो रिज़ल्ट है उससे फुली सेटिस्फाई है। यह जानती है कि अगर एक बार इन्होंने मेरे को अपनी पावर दिखा दी तो मैं इनकी और भी ज़्यादा पावर की डिमांड करूँगा। जिसके बाद मिस सेलर जिन्नू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि मेरी आंखों में देखो।
यहाँ पहला स्टेप है। डिप्टी मैनेजर माइकल अपने मन में सोच रहा होता है कि हम बस यहाँ फंसने वाला है। जिसके बाद वह यहाँ पर जो अपनी तीनों स्टेज होती है धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रही होती है और जिन्नू को अपने जो पावर होती है वो दिखा रही होती है ताकि जिन्नू की जो पावर से वो बढ़ पाए। लेकिन जैसा कि हमको मालूम है भाई, अब जिन्नू की पावर ही कहाँ बढ़ेगी, उसके पास तो अपना अल्टीमेट पावर है। और जैसे ही मिस सेलर थर्ड स्टेज पे जाती है तो वो चारों तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिन्नू के माइंड के अंदर डार्कनेस होती है। वो देख के वो जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और तभी उनके सामने जिन्नू का चेहरा आता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही वो जिन्नू के साथ कर रही थी अपनी पावर का एक्सपेरिमेंट, वो वहीं पर रुक जाता है और उनके सर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दर्द होने लगता है। उनके आसपास सिक्योरिटी होती है जो फटाक से जिन्नू को चारों तरफ से घेर लेती है और जिन्नू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने आखिरकार मिस सेलर के साथ क्या किया है। जिन्नू भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि इनके साथ क्या हुआ है। तभी डिप्टी मैनेजर माइकल उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग गन को नीचे करो, तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम जानती हो कि आखिरकार यह इंसान कौन है। जिस पर वो गार्ड्स कहता है कि लेकिन तभी डिप्टी चीफ और मिस सेलर साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें मालूम भी है कि आखिरकार ये कौन है। अगर तुमको उनकी इतनी ज़्यादा ही चिंता है तो जाकर उनको चेक करो कि क्या हुआ है उनको। माइकल जिन्नू से मेरे एजेंट्स ने जो भी आपके साथ बर्ताव किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा मिस्टर सांग जिन्नू। जिन्नू अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, इन्हें क्या हो गया। वैसे अब क्या ये ठीक तो है ना। माइकल उनमें से जो गार्ड्स होता है उसके करीब जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर जो सांग जिन्नू के साथ किया है, अगर वो थॉमस एंड्रे के साथ किया होता तो तुम शायद अभी तक ज़िंदा भी नहीं होते। तुम जानते भी हो कि तुमने क्या हरकत करी है। जिस पे वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि सॉरी सर, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। जिसके बाद वो मिस सेलर के पास जाता है और बोलता है, मिस सेलर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना, आपको इतने ज़्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं, आप ठीक तो है ना। जिसके बाद वो जिन्नू से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आज का जो वेदर है वो अच्छा नहीं है और इसलिए मिस सेलर को दिक्कत हो रही है। हम ये सब कुछ एक दूसरे दिन करेंगे, तो मैं इस सब चीज़ को रिशेड्यूल कर देता हूँ और जिसे ये ठीक हो जाएगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा मिस्टर सांग जिन्नू, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा मिस्टर जिन्नू। जिन्नू कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। जिसके बाद माइकल एडम से बोलता है कि एडम, मिस्टर जिन्नू को यहाँ से ले जाइए। एडम भी कहता है कि ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद माइकल मिस सेलर से पूछता है कि वैसे मिस सेलर आपको क्या हुआ, आखिरकार आपको एकदम से क्या हो गया। जिस पर वो कहती है कि वो किंग है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जिसके बाद सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्या मतलब है आपका, क्या वो नेशनल डेविल हंटर जितना पावरफुल है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाह रही थी, बल्कि वो मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है वो तो उससे भी ज़्यादा आगे है। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो एक किंग है। मैंने जब उसके अंदर देखा तो मैंने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखा, डार्कनेस ही डार्कनेस थी, उसके अंदर इनफाइनाइट डार्कनेस थी। मैं सांग जिन्नू के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। मैंने जब उसके अंदर देखा तो मैं और काफ़ी ज़्यादा डर गई। उनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो आगे बताती कि उससे भी ऊपर वहाँ पर उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है।